डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शी तथा अभिलंब। टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शी तथा अभिलंब। इसमें जो ये सबसे पहले शब्द आता है टेंजेंट, जिसे हम लोग स्पर्शी कहते हैं। अगर टेंजेंट के बारे में बात करें तो टेंजेंट बेसिकली अगर कहा जाए तो केवल एक थॉट, एक विचार है। उस विचार को गणितीय रूप में जब लाया गया तो उसको हम लोग वहां पर, जो हम लोग आमतौर पर कहते हैं ना, कोई पूछे टेंजेंट क्या होता है, हम लोग सीधे बोलते हैं एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को किसी पॉइंट पर टच करते हुए पार कर जाए, वो उसका टेंजेंट कहलाती है। लेकिन ये मैथमेटिकल टर्म हो गया है। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो नॉर्मल लाइफ में हम टेंजेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक ऐसा टॉपिक जिस पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट होगा तो हम उसके बारे में डीपली बात करेंगे। डीपली बात करेंगे मतलब मुझसे कोई बात चालू किया और मेरा उसमें, जैसे हम क्रिकेट की ही बात करें, मेरा उसमें इंटरेस्ट है तो कोई मुझसे बात कर रहा है तो कोहली ने कितने शतक लगाए, सचिन ने कितने लगाए, कंपैरिजन वगैरह वगैरह, इतना स्कोर हुआ, ये बातें हम लोग करते हैं। तो ये डीपली बातें हो गई कि आप किसी चीज के अंदर तक घुस करके बात कर रहे हो। जबकि अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है आप उसके बारे में बात करना चालू करो तो इंटरेस्ट ना होने पर सामने वाला आपसे बात करना चाहता है, उसके बावजूद भी आप उसको टालना चाहते हो। मतलब आप केवल उस बात को छू करके निकल लिए। तुम लोग जैसे मुझसे पूछो कि सर क्या आपको कार वगैरह चलानी आती है? मुझको नहीं आती है। नहीं आती है तो हम उस टॉपिक पे बात ही, अब लोग बात कर रहे हैं कार चलाने के लिए, पहला गियर डाल दिया, ये दूसरा गियर बढ़ा, उसके बाद ये क्लच मारा, ये ब्रेक लगाया, इस तरीके से। मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं तो ऑब्वियस सी बात है हम सीधे कहेंगे अरे ठीक है वो चलाना आदमी वक्त वक्त पे सीख लेता, और निकल लिए वहां से। तो जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है और आप उस बात को केवल छू करके निकल जाते हो, तो इसी छू करके निकलने की ही कॉन्सेप्ट को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और यही बात मैथमेटिकली भी होती है। मैथमेटिकली अगर जैसे हमको एक लाइन दी गई, एक कर्व दिया गया और एक लाइन दी गई, ये लाइन क्या करती है, जैसे एक सर्किल भी दिया गया, ये सर्किल नहीं है, फिर भी तुम लोग इसको सर्किल समझने की मान लेते हैं ना, अपने मैथ वाले हैं, लेट इट इज अ सर्किल, ऐसा कुछ, लेट इट इज। अब अगर एक लाइन हम खींचते हैं और लाइन इसको काटते हुए पार करती है, तो सोचो लाइन इस सर्किल को कितने पॉइंट पर काटी? 2 पॉइंट पर कट की। इसका मतलब लाइन का इस सर्किल में इंटरेस्ट था और इसने इसको छेदते हुए पार कर दिया। लेकिन अगर यही लाइन इसको कट करते हुए नहीं बल्कि इसको टच करते हुए निकलती है, तो हम कहते हैं ये लाइन पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इस दिए गए सर्किल के लिए टेंजेंट लाइन का काम करती है। बिल्कुल रियल लाइफ का ही बिहेव है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, आप उसके बारे में बात करोगे, डीपली बात करोगे। आपको चाहिए कि कॉलेज में छुट्टी हो तो आप उसके लिए डीपली बात करोगे। कोचिंग में ही हम लोग जब कहते रहते हैं ना कि कल की क्लास का प्लान क्या किया जाए, तो इंटरेस्ट है छुट्टी होने के लिए, तो बड़ी बातें होती हैं, अरे सर ये कर दीजिए, अरे सर ये एग्जाम लगा पड़ा है, छुट्टियां चाहिए, तो आप उसके बारे में डीपली बात करते हो। लेकिन अगर उसी जगह पर सवाल पूछा जाता है तो इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर सोचते हो ये सवाल जितनी जल्दी मुझसे दूसरे में पास हो जाए वो बेहतर होगा। ये टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट है तो आप बीच से पार करोगे या कहीं से भी काटते हुए पार करोगे। इंटरेस्ट नहीं है तो आप केवल टच करके निकल जाओगे, ज्यादा बातें नहीं करोगे। या कोई आपसे बात भी करना चाहता है तो आप इधर उधर की बातें करके बस हटना चाहते हो। दैट्स कॉल्ड द टेंजेंट। इसी बात को मैथमेटिकली लिखते हैं। लिखना सबसे पहले टेंजेंट टू अ कर्व लिख देते हैं, हेडिंग डाल देना टेंजेंट टू अ कर्व, किसी दिए गए कर्व के लिए स्पर्शी। ठीक, इसमें लिखना अ टेंजेंट इज अ लाइन, अ टेंजेंट इज अ लाइन, अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस, जो कि छू करके जाती है, दैट टचेस, a tangent is a line that touches the edges of the edge of a curve, the edge of a curve at one point, at one point, but लेकिन but does not cross it, but does not cross it, does not cross it।
टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट स्पर्शी एक रेखा होती है, दैट टचेस जो छूती हुई है, द एड्ज ऑफ अ कर्व जो किसी दिए गए कर्व के किनारे को टच करती है, एट वन पॉइंट एक ही पॉइंट पर, बट डज नॉट क्रॉस इट लेकिन इसको पार नहीं करती है। ठीक, ये कुछ ऐसा है, एक कर्व है। ठीक, ये इस कर्व के किसी किनारे को टच तो करती है और टच करते हुए ही निकल जाती है, बल्कि ये पार नहीं करती इसको। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कर्व हो चुका है, और ये जो लाइन जो इस एड्जेस को छू करके निकल रही है, ये हमारी टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन। ये रहा फिगर, अभी बनाए ना बनाए, अभी आगे चल करके हम और फिगर इसके बनाते हैं, वहां पर ये शो होगा। लिखना इन रियल बिहेवियर, ये बात जानना जरूरी है कि जैसे मैथमेटिकली तो आप कह रहे हो मैथमेटिकली टेंजेंट एक लाइन होती है, सामने वाला कह लिया टेंजेंट ही क्यों कहा जाता है, तब कहा जाता है ना स्पर्शी, आप छू करके पार कर रहे हो, आप बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप बस केवल ऊपर ऊपर सतही बातें करना, इसको कहते हैं ना सतही बातें करना। सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है, आप जवाब कुछ दे रहे हो, आप पूछ रहे हो कल यार मेला घूमने गए हुए थे, वो कह रहे यार खाना बड़ा टेस्टी बना हुआ था, मेले तो ऐसे ही देख करके निकल लिए थे, मतलब ऐसी बातें जो सामने वाला भी कहे यार मैं पूछ कुछ रहा हूँ, बंदा जवाब कुछ दे रहा है। हाँ, फिर सामने वाला पूछा ना कि यार तुमने ये फला मूवी देखी हुई थी कि नहीं, पोस्टर तो यार मूवी के बड़े अच्छे थे, बस आप ये कह के निकल लिए वहां से, ये टेंजेंट होता है कि आप डीपली बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, इन रियल बिहेवियर, इन रियल बिहेवियर, इन रियल बिहेवियर डैश टेंजेंट इज, ये थॉट एक विचार होता है, इन रियल बिहेवियर टेंजेंट इज समथिंग, in real behavior tangent is something or a thought, or a thought, or a thought that touches, that touches but does not intersect, but does not, but does not intersect, but does not intersect, or is irrelevant, अनुपयुक्त होना, किसी चीज से रिलेटिव ना होना, irrelevant कहा जाता है, irrelevant। टेंजेंट इज समथिंग और अ थॉट, टेंजेंट कुछ होता है या एक विचार होता है, दैट टचेस बट डज नॉट इंटरसेक्ट और इज इररिलेवेंट, लेकिन वो उस टॉपिक पर जिस पर बातें की जा रही है, जिस टॉपिक से आप ये बात जोड़ रहे हो, उससे उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है बिल्कुल भी, और अथवा या तो इंटरेस्ट नहीं रखेगा, और अगर रखता है तो इररिलेवेंट, अनुपयुक्त बातें, पूछा कुछ जा रहा है आप जवाब कुछ दे रहे हो, ऐसा। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे कहा जाए, एन एग्जांपल ऑफ अ टेंजेंट इज, an example of a tangent, an example of a tangent is someone talking about, someone talking about, someone talking about a problem, someone talking about a problem at work, and then suddenly, start talking about, and suddenly start talking about something that happened to them, that happened to them in elementary school, बिल्कुल वैसा जैसे घर में आमतौर पर होता है, अभी इसकी हिंदी बता रहे हैं,
आमतौर में घर में होता है कि आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हो और आपको बात चेंज करनी है, तो आप सिंपल सा, मम्मी पूछ रही है आज शाम को खाने में क्या बनाया जाए, पूरी सब्जी खाओगे या फिर दही चावल खाओगे या कुछ भी खाओगे, और आप तुरंत, आपका मन नहीं उस वक्त जवाब देने का और आप ये कहना चालू कर देते हो कि खाना जो भी मन के है वो बना रहे। अरे मम्मी पता है आज स्कूल में गए तो वहां पर एक लड़के को बंदर ने खदेड़ दिया था। मतलब आप बिल्कुल ऐसी बात करो ना जो वहां पर बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, टेंजेंट इज समथिंग और थॉट दैट टचेस बट डज नॉट इंटरसेक्ट और इज इररिलेवेंट, या तो बिल्कुल उपयुक्त, बिल्कुल अनुपयुक्त होता है। एन एग्जांपल ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट का जो एग्जांपल होता है वो ये है, इज समवन टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम एट वर्क, काम करने में जो कठिनाइयां आ रही हैं बात तो उसकी कर रहा है, कोई एक बंदा है जो बात कर रहा है उस बारे में जो उसको अपने काम को करने में कठिनाइयां हो रही हैं, एंड देन, और तुरंत सडनली स्टार्ट टॉकिंग, मतलब उसने अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं जाना लेकिन वो तुरंत अपनी बात को बदल देता है, देन सडनली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड, और वो उस बारे में बात करना शुरू हो जाता है जो उसके साथ घटित हुआ है, टू देम इन द एलिमेंट्री स्कूल, जो उसके साथ कभी पुराने बचपन के स्कूल में उसके साथ कोई घटना घटित हुई है वो उसके बारे में बात करने लगता है और अपने इस जो काम में कठिनाई आ रही है उसके बारे में बात करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये होगा कि उसको अपनी प्रॉब्लम को दूर करने में कोई मुश्किल नहीं है, बस वो उसके बारे में बात चला करके और उसने बातें पलट दी। इसको आप टेंजेंट बोलते हो कि आप छू करके यूं ही निकल गए। बस बेसिकली अपनी डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स में है वो यही होती है, अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द एजेस ऑफ अ कर्व एट वन पॉइंट बट डज नॉट क्रॉस, लेकिन वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है। डेफिनेशन नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं इसी पे। इस सब कुछ जितना भी लिखा रहे हैं इसके हम पीडीएफ दोनों बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप में सेंड कर देंगे। तुम लोग एक काम करना, सबसे पहले पीडीएफ के हिस्से से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद इस वीडियो को रन कराना, तुम लोगों का टाइम बचेगा। अदरवाइज अभी साथ साथ रोक करके तुमको ये वीडियो तब लिखना पड़ेगा, इससे बेहतर है पहले कॉपी में नोट कर लो और उसके बाद कुछ फिगर बनाएंगे, उसके आधार पर इस बात को और क्लियर करते हैं। जैसे हम 3 फिगर बना रहे हैं, ध्यान दें, ये रहा ऐसा कुछ, एक पॉइंट यहां पर मौजूद है और एक पॉइंट यहां पर, और एक लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजरती है। ये हमारा दिया गया एक कर्व है, यहां लिख देते हैं, ये दिया गया कर्व है और ये लाइन है जो इस दिए गए कर्व को 2 पॉइंट P पर और Q पर इंटरसेक्ट करती है। अब की बार हम कह रहे हैं कि धीमे धीमे ये पॉइंट Q अप्रोच करता है P की तरफ, यानी ये Q धीमे धीमे चलना शुरुआत करता है P की तरफ। अब की बार आप देखिए, ये अब की ये पॉइंट कैपिटल Q यहां से चल करके यहां पहुंच गया है, ये धीमे धीमे P के नजदीक आ रहा है, और गौर करो जैसे जैसे पॉइंट Q P के नजदीक आ रहा है ये लाइन भी नीचे की तरफ दब रही है, और जैसे जैसे ये नजदीक आते जाएंगे लाइन इस दिए गए कर्व के और नजदीक आती जाएगी। यानी अगर हम तीसरे फिगर की बात करें तो तीसरे फिगर में गौर करना, ऐसा कुछ समझ लेना, एक सीधी लाइन है, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, फिर इनके बीच में डिस्टेंस और कम होगी। इसका मतलब जिस दिन ये Q इसी P पर ओवरलैप कर जाएगा, ये दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे, तो अब लाइन 2 पॉइंट पर काटने की बजाय बल्कि पॉइंट P पर टच करते हुए निकल जाएगी, कुछ ऐसा। ये आज P इज इक्वल टू Q हो चुका है। पहले जब P और Q अलग थे तो लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करके जा रही थी, फिर ये और नजदीक आए, ये गैपिंग कम हुई, धीमे धीमे गैपिंग खत्म हो चुकी है, और जब Q और P बराबर हो जाएंगे तो अब ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं बल्कि एक सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए पार कर जाएगी। ये होता है टेंजेंट का हिस्सा, यानी एक ऐसी लाइन जो, या अगर हम इसको कहें कि ये एक कॉर्ड है, एज कैपिटल Q अप्रोचेस टू द P, लाइट चली गई, जैसे जैसे ये पॉइंट Q अप्रोच करेगा P की तरफ, वैसे वैसे जो ये आपका कॉर्ड PQ है ये अप्रोच करेगा एक लाइन की तरफ जो आप टेंजेंट लाइन बनेगी। तो एज Q अप्रोचेस टू द P, कॉर्ड PQ अप्रोचेस टू टेंजेंट एट P,
टेंजेंट एट पी, जैसे जैसे पॉइंट क्यू चलते चलते पी की तरफ आएगा वैसे वैसे ये लाइन और मतलब ये जो गैपिंग हमको नजर आ रही है ये गैपिंग और कम होती जाएगी और धीमे धीमे फिर एज इट इज करते करते ये पॉइंट पी और क्यू दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे और उस दौरान ये लाइन केवल और केवल एक टेंजेंट लाइन भर बन करके रह जाएगी। यही है ये फिगर नोट्स में तुम लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, ये फिगर कॉपी में बना लेना। हम आगे चल रहे हैं इसी को लेकर के। हेडिंग डाल देना, नॉर्मल टू अ कर्व, किसी कर्व के लिए अभिलंब, नॉर्मल टू अ कर्व, किसी दिए गए कर्व का अभिलंब, नॉर्मल टू अ कर्व। इसे समझना, जैसे मान लो ये लाइन किसी दिए गए कर्व के लिए टेंजेंट लाइन का काम करती है, ऐसा कुछ ट्रेस कर दिया। ये एक कर्व है जो आपको दिया गया है और इस कर्व के पर्टिकुलर किसी पॉइंट कैपिटल पी पर ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। वो लाइन जो इस दिए गए पॉइंट पर इस टेंजेंट लाइन के ठीक परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना। ये लाइन ये इस दिए गए कर्व का क्या कहलाती है, नॉर्मल यानी अभिलंब कहलाती है। ये लाइन टेंजेंट होगी और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें, इस सर्किल और इसके किसी दिए गए पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करें, और यहाँ जो लाइन इसके ठीक परपेंडिकुलर होगी यही लाइन नॉर्मल का काम करती है और ये नॉर्मल एट दैट पॉइंट कैपिटल पी होता है। मतलब कल को अगर ये लाइन यहाँ से टच करती हुई पार करती तो ये इसके लिए नॉर्मल का काम करता, और अगर ये लाइन यहाँ से पार करती तब इसके लिए ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन होती तो ये इसके लिए नॉर्मल का काम करती। तो नॉर्मल की सीधी सी डेफिनेशन है कि जो अपने टेंजेंट एट पॉइंट पी खींचा हुआ है उस टेंजेंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो दिए गए कर्व का नॉर्मल कहलाती है एट दैट पॉइंट पर। लिखना इसी बात को। definition में लिखा, a line which is perpendicular to, a line which is perpendicular, a line which is perpendicular, which is perpendicular to the tangent, to the tangent, a line which is perpendicular to the tangent to the curve, to the curve at a given point, at a given point known as normal, known as normal at that point, at that point, a line which is perpendicular to the tangent to the curve at a given point, एक लाइन जो कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कर्व के लिए खींचे गए टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, नोन एज जानी जाती है नॉर्मल एट दैट पॉइंट, वो उस दिए गए पॉइंट पर नॉर्मल के तौर पर जानी जाती है। अभी हमने इस पर कोई फिगर नहीं बनाया हुआ है, ठीक। अब हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना और वहां पर हम फिगर बना दे रहे हैं। इतना नोट कर लो, चलते हैं तुरंत, हेडिंग डाल देना, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और अभी हम जो निकालेंगे ये कार्टेशियन फॉर्म में होगा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का समीकरण निकाला जाएगा पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर। इसके लिए एक फिगर बना रहे हैं, फिगर देखो, ये एक लाइन दी गई है जो किसी दिए गए कर्व को इंटरसेक्ट करते हुए पार हो रही है, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया कैपिटल पी, ये पॉइंट हो गया कैपिटल क्यू, और हम इनको ऐसा मान रहे हैं ये दिखने में दूर दूर है लेकिन ये नजदीक के पॉइंट है। तो जैसे अगर हमने P का कोऑर्डिनेट लिया x, y, तो ये Q इसके थोड़ा सा बगल में ही पॉइंट बैठा हुआ है, तो हम इसको ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x और y कोऑर्डिनेट हो गया y प्लस डेल्टा y। हम इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और इस दिए गए जो ये सेकंड लाइन आई है, जो कॉर्ड आया है, इस कॉर्ड पर हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। ये जनरल पॉइंट हमारा हो गया कैपिटल x, कैपिटल y। और ऑब्वियस सी बात है, अब इस पॉइंट P पर हम एक टेंजेंट भी यहीं पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। थोड़ा सा गलत बन गया है फिगर, थोड़ा सा एक मिनट।
ये हमारा कर्व है और ये पर्टिकुलर पॉइंट कैपिटल P पर खींचा गया टेंजेंट है और शुरुआत में ये लाइन कुछ ऐसा थी। ये पॉइंट है कैपिटल P जिसके कोऑर्डिनेट हमने माने हैं x, y। ये पॉइंट हो गया कैपिटल Q जिसके कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ये हुआ। इस कॉर्ड के ऊपर एक जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं। ये जनरल पॉइंट है कैपिटल x, कैपिटल y। और जैसे जैसे पॉइंट Q बढ़ेगा P की तरफ, जैसे जैसे पॉइंट Q अप्रोच करेगा P की तरफ, वैसे वैसे ये कॉर्ड अप्रोच कर जाएगी एक टेंजेंट लाइन की तरफ। तो ये हमारी वो टेंजेंट लाइन है जो पॉइंट कैपिटल P पर खींची गई है, सामने मौजूद। और इस टेंजेंट के और इस दिए गए कॉर्ड के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम मान लेते हैं, माना कि एंगल है डेल्टा थीटा। ये फिगर बना लो और बस शुरुआत करते हैं। नॉर्मल को भी हम चाहें तो यही बगल में एक फिगर में दिखा दे रहे हैं। मान लो ये हमारा दिया गया कर्व होता और ये लाइन पर्टिकुलर इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का काम करती, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर ये जो लाइन सामने आती, ये लाइन हमारे लिए नॉर्मल का काम करती। ये हुआ नॉर्मल एट पॉइंट कैपिटल P। ये हमारी है टेंजेंट एट पॉइंट कैपिटल P, टेंजेंट एट कैपिटल P। और इसको हम कहते हैं ये हमारा पॉइंट कैपिटल P है और ये दिया गया कर्व है। कर्व के पर्टिकुलर किसी पॉइंट कैपिटल P पर खींचे गए टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो नॉर्मल एट दैट पॉइंट कैपिटल P होती है। इसको यहाँ पर रोक लीजिए, पार करना चाहो पार करा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब शुरुआत करते हैं इक्वेशन की। गौर से सुना, हमको टेंजेंट एट पॉइंट कैपिटल P पर इक्वेशन चाहिए, लेकिन अगर उसके पहले हम देखें तो टेंजेंट इसके पहले जब तक पॉइंट Q P पर अप्रोच नहीं किया था तब तक ये एक सीकेंट लाइन थी। सीकेंट यानी कि छेदक रेखा जो इस कर्व को छेदती हुई पार कर जाती है, इसी को कॉर्ड भी कहा जाता है। अगर हम इस कॉर्ड को देखें तो ये कॉर्ड एक लाइन है जो दो दिए गए पॉइंट से होकर के गुजरती है। पहला पॉइंट है xy और दूसरा पॉइंट है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। इंटरमीडिएट से हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर दो पॉइंट दिए गए हैं x1, y1 और x2, y2 और हमसे इन दोनों पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन का इक्वेशन पूछे तो हम इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y। जैसे ये पॉइंट हुआ x1, y1 और ये पॉइंट हुआ x2, y2, तो इस पर हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया xy। और अब इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता था जनरल पॉइंट y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बस इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। सेम कंडीशन, आज x1 y1 की जगह पर कौन मौजूद है xy और x2 y2 की जगह पर x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। तो इन दो पॉइंट से होकर के जाने वाली इस लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं। बाद में हम लोग इस लाइन को टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे कुछ कंडीशंस लगाने के साथ। शुरुआत करते हैं इस बात को लिखना। इसमें फिगर के बारे में थोड़ी सी बात लेते हैं ना। लेट माना कैपिटल P x, y be a point, be the point on curve y is equal to f of x। इस कर्व का इक्वेशन, क्योंकि कर्व का इक्वेशन कोई खास हमको तो पता है नहीं तो हम इस पे एक जनरल कर्व मान रहे हैं y is equal to function of x। ये कुछ भी हो सकता है, सर्किल, पैराबोला, जो भी है। ठीक, let capital P x, y be the point on the curve y is equal to fx and capital Q x plus delta x, y plus delta y be its नाइबरहुड पॉइंट। नाइबरहुड यानी कि पड़ोस में मौजूद पॉइंट, इसको शॉर्ट में एनबीडी कह दिया जाता है, नाइबरहुड पॉइंट्स। ठीक, जो पॉइंट आपके एकदम जस्ट बगल में होता है थोड़ी ही दूरी पर, तो उसके और आपके कोऑर्डिनेट के बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इसीलिए x कोऑर्डिनेट को हमने x प्लस डेल्टा x कह दिया और y को y प्लस डेल्टा y। क्योंकि कैपिटल Q देख भले यहाँ पर दूर है लेकिन ये इसके जस्ट बगल का पॉइंट लिया है। माना इस दिए गए कर्व y बराबर fx पर एक पॉइंट है कैपिटल P xy और दूसरा इसका नाइबरहुड पॉइंट है, इसके पड़ोस में बैठा हुआ पॉइंट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y है। ठीक, और xy एक जनरल पॉइंट है, x, y be जनरल पॉइंट, ये एक जनरल पॉइंट है ऑन द कॉर्ड PQ, जो इस जीवा PQ पर मौजूद कोई एक जनरल पॉइंट हमने लिया।
लिया है। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ, अब ऑब्वियस बात है इस कॉर्ड को अगर हम देखें तो दिस इज कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ is, then equation of chord PQ is, फॉर्मूला याद रखना जनरल पॉइंट माइनस y, तो जनरल पॉइंट आज की तारीख में कौन है, y है, और y1 कौन है, स्मॉल y है, तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y माइनस y2 इज इक्वल टू x2 y2 माइनस y1, y2 ये रहा y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो x2 कौन है, x प्लस डेल्टा x और माइनस x इंटू जनरल पॉइंट x माइनस x1, यानी x1 कौन हो गया, स्मॉल x हो गया। ठीक, गौर करना y से y कैंसिल आउट हुआ, x से x कैंसिल आउट हुआ, जो बचा उतना लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू x माइनस स्मॉल x। ये जो इक्वेशन अभी निकल करके आया है, ये इक्वेशन टेंजेंट लाइन का नहीं है, ये इक्वेशन इस कॉर्ड PQ का है, और कॉर्ड PQ अभी मेरे दिए गए कर्व को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई पार करती है। अगर इस कॉर्ड PQ को टेंजेंट लाइन बनना है तो Q को खिसकते हुए P की तरफ आना पड़ेगा, लेकिन गौर करना जैसे जैसे Q खिसकेगा P की तरफ, इन दोनों के कोऑर्डिनेट में बदलाव आएगा, इसका कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट में बदलाव आएगा, और जब Q धीमे धीमे इसके पास आ रहा है तो जो x के और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो और कम होता जाएगा, और जिस दिन कैपिटल Q P पर लाई कर जाएगा उस दिन ये जो हमने पार्शियली ऐड किया है ना डेल्टा x जो डिफरेंट आ रहा है, जब Q P पर बैठ ही गया, Q P पर ओवरलैप कर गया, तो आप जो कोऑर्डिनेट Q का होगा वही कोऑर्डिनेट P का। इसका मतलब हमको ये बात समझ में आती है कि जैसे जैसे as Q approaches to the capital P, डेल्टा x टेंडिंग टू द जीरो, ये फर्क खत्म होता जाता है। सोचो ये फर्क उस दिन जिंदा है जिस दिन P और Q अलग अलग है, जब Q धीमे धीमे बढ़ रहा है किसकी तरफ, P की तरफ, तो ये फर्क भी खत्म होगा, और इसका मतलब डेल्टा y आल्सो टेंडिंग टू द कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ लिमिट की बात करें तो लिमिट अप्लाई करते ही लिमिटिंग पोजीशन पर Q बैठ जाता है P पर, तो कॉर्ड PQ टेंजेंट PQ बन जाती है, टेंजेंट एट पॉइंट कैपिटल P बन जाती है। लिखना इसी बात को, कॉर्ड PQ बिकम, अच्छा एक और चीज गौर करना, ये बताओ जब धीमे धीमे ये Q खिसक रहा है P की तरफ, तो इसका मतलब ये एंगल भी कम हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसी के साथ एंगल थीटा आल्सो टेंडिंग टू द जीरो, डेल्टा थीटा आल्सो टेंडिंग टू द जीरो, ये तीनों बातें लिखना। कॉर्ड PQ बिकम्स, कॉर्ड PQ बिकम्स, यही कॉर्ड PQ बन जाता है, कॉर्ड PQ बिकम्स tangent, chord PQ becomes tangent as delta theta approaches to the zero, that is अर्थात as delta x approaches to the zero, comma delta y also approaches to the zero। जैसे जैसे ये chord PQ tangent बनना चाहेगा वैसे वैसे ये जो डिफरेंस डेल्टा x आ रहा है ये जीरो की तरफ बढ़ जाएगा, डेल्टा y ये डिफरेंस भी खत्म होने लगेगा, और जो डेल्टा थीटा है वो धीमे धीमे वो भी खत्म होता रहेगा, क्योंकि अब जैसे जैसे ये नजदीक आएगा ये एंगल दबते हुए और कम होता जाएगा। तो कॉर्ड PQ बिकम्स द टेंजेंट, आपका कॉर्ड PQ जीवा PQ टेंजेंट बन जाती है जैसे ही एंगल थीटा अप्रोच करता है जीरो की तरफ, एज डेल्टा x अप्रोचेस टू द जीरो, डेल्टा y आल्सो अप्रोचेस टू द जीरो। बस लिमिट लेना हमें और बाकी रह गया है। लिखना, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कैपिटल P इज, इसलिए पॉइंट कैपिटल P पर जो टेंजेंट का समीकरण होगा वो होगा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू, अब हमको लिमिटिंग पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू द जीरो, डेल्टा y डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और ब्रैकेट के अंदर में x माइनस स्मॉल x, और हम जानते हैं अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको पहचानते हैं ये ddx ऑफ y होता है, यानी दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू
डी डी एक्स ऑफ वाई कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ये होता है पर्टिकुलर किसी दिए गए पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर खींचे गए टेंजेंट का इक्वेशंस। नोट कर लीजिए। अगर हम इस पर गौर करें तो ये जो टेंजेंट अभी हमने निकाला है ये पॉइंट x कॉमा y पर निकाला है। इसका मतलब कल को अगर कोई हमको कहता है ना कि आप x1 y1 पर टेंजेंट निकालिए, पर्टिकुलर पॉइंट देता है x1 y1 पर, तो यहाँ y की जगह पर y1, यहाँ x की जगह पर x1 पुट किया जाएगा और ये जो डेरिवेटिव निकलेगा ये एट दैट पॉइंट x कॉमा y x1 कॉमा y1 निकलेगा। इसी बात को हम रिमार्क में लिख देते हैं। रिमार्क लगाना, रिमार्क में सबसे पहला रिमार्क, पहला इसमें लिखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व y इज इक्वल टू fx। अगर मान लो हमको जो कर्व दिया जाता है उस कर्व का इक्वेशन हमको दिया जाता है y बराबर फंक्शन ऑफ x और हमको उसके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर टेंजेंट कहा जाता है। ठीक, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर y इज इक्वल टू fx एट पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन होगा इज डैश करके लिखना, इसका इक्वेशन होगा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y1। अच्छा, अब चूंकि ये पॉइंट पिछली बार तो ये पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट x कॉमा y था तो हम लोगों को कैपिटल Y जनरल पॉइंट लेना मजबूरी था। अब आज की तारीख में हमको जनरल पॉइंट मजबूरी नहीं है, क्योंकि आज मुझको जो जनरल पॉइंट दिया गया सॉरी आज जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया वो एक्स वाई ना होके x1 y1 है। तो हम चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर दिस कर्व एट x1 y1 इज y माइनस y1, क्योंकि अब तो जनरल पॉइंट हम y ले लेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y, यानी डेरिवेटिव उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जिस पर आपको टेंजेंट खींचना है x1 y1 और इनटू x माइनस x1। ये होता है पर्टिकुलर किसी दिए गए पॉइंट x1 y1 पर दिए गए कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन। नोट कर लो इसे। सेकंड रिमार्क लगाते हैं इसमें। सेकंड रिमार्क, अगर यही कर्व आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दी जाए, प्राचल समीकरण दिया जाए, मतलब x और y दो के दोनों किसी तीसरे वेरिएबल t के फंक्शन दे दिए जाए, तब का केस लिखना। इफ कर्व इज गिवन बी, इफ कर्व बी गिवन, अगर यही कर्व हमको दिया जाता है, इफ कर्व बी गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक मतलब वही प्राचल समीकरण, इन पैरामीट्रिक, इन पैरामीट्रिक फॉर्म से, जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होते हैं उसमें आपके जो कार्टेशियन वेरिएबल x और y है उनको पर्टिकुलर एक और वेरिएबल t का फंक्शन मान लिया जाता है। इफ कर्व बी गिवन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक, से सेम लिखते हैं, इससे होना चाहिए। इन पैरामीट्रिक फॉर्म से माना कर्व का इक्वेशन है x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये f ऑफ t ये phi ऑफ t, दोनों कोई ना कोई t के फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने को दे दिया x बराबर sin t, अब सोचो x किस पर डिपेंड करेगा, t पर डिपेंड कर गया, और y बराबर अपने को दे दिया जाए cos स्क्वायर t दे दिया जाए, तो y भी किसका फंक्शन, t का फंक्शन। यहाँ पर इस t को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और जब इक्वेशंस जो हमको दिए गए हैं वो पैरामीटर के फॉर्म में दिए गए हैं तो इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व कहा जाता है। तो अब की हमको जो कर्व का इक्वेशन दिया जा रहा है उसमें मेरा x और y दोनों t का फंक्शन है, y is equal to phi function of t। If curve be given in the parametric form, say x is equal to function of t and y is equal to phi function of t, then अब ऐसे में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालने के लिए आपको डी डी एक्स ऑफ वाई की जरूरत पड़ती है। तो यहां से देखना डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे आएगा। अगर हम बात करें डी डी एक्स ऑफ वाई की तो ये हमारे लिए बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, ये डी डी टी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय
डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t dx dt। मतलब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालने के लिए डेरिवेटिव चाहिए dy dx, और dy dx हम अगर पैरामीटर फॉर्म में दिया जाए तो पहले हम y को t के लिए डिफरेंशिएट करके dy dt निकाल लेंगे, फिर हम x को t के लिए डिफरेंशिएट करके dx dt निकाल लेंगे, और dy dt को डिवाइड कर देंगे dx dt से। जो आएगा ये मेरा डेरिवेटिव है dy dx, जिसकी हमको दरकार है टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक, dy dx इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं dy dt, इसका मतलब है जो आपका फंक्शन y था इसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया गया, दैट्स द phi dash of t, और dx dt यानी कि जो आपका x is equal to f of t है इसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया गया अपॉन f dash of t। तो हम कह सकते हैं अगर मुझे कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म x बराबर फंक्शन ऑफ t y बराबर phi फंक्शन ऑफ t में दिया गया है, तो मेरे लिए डेरिवेटिव dy dx होगा phi dash of t, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ phi of t and first upon divided by first time derivative of the f of t। नोट कर लो। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने की है, जैसे अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर किसी कर्व के लिए ये लाइन टेंजेंट लाइन का काम करती है, मान लो ये हमारा कर्व हो गया y बराबर f of x, और इसके पर्टिकुलर एक पॉइंट कैपिटल P पर ये दी गई लाइन टेंजेंट लाइन का काम करती है, तो जो आपकी टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा के साथ हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान देने की है, टेंजेंट एट पॉइंट कैपिटल P हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम लोग हर बार साई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अलावा एक तीसरा रिमार्क लेते हैं, और एक और बात, किसी लाइन का जो स्लोप होता है, ठीक, ग्रेडियंट या उसका झुकाव जो होता है वो होता है tan साई, जिसको हम लोग स्मॉल m प्रवणता हम लोग बुलाते हैं। लिखना इस बात को। थर्ड रिमार्क, तीसरा रिमार्क, चाहो तो यही फिगर बना लेना, ये कैपिटल T टेंजेंट है, ठीक, ये x एक्सिस आपका हो गया है, और कर्व पर्टिकुलर किसी पॉइंट P पर इस कर्व के लिए ये लाइन एक टेंजेंट का काम करती है। लिखना इसमें, लेट टेंजेंट एट कैपिटल P, लेट टेंजेंट एट पॉइंट कैपिटल P मेक एंगल साई, make angle psi with the और एक और बात, एंगल जब भी हम लोग नापते हैं, एंगल पॉजिटिव नापना है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम लोग एंगल क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की डायरेक्शन में नापेंगे तो ये नेगेटिव एंगल होता है, तो हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हुए एंगल पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव लेना है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, लेट टेंजेंट एट कैपिटल P make angle psi with the positive direction, with positive direction of x axis। माना पॉइंट कैपिटल P पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ साई एंगल फॉर्म आउट करता है, देन तब ऐसे मामलों में देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is dash कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy dx, अभी हम लोगों ने पूरा टेंजेंट का इक्वेशन निकाला है, dy dx विद इन ब्रैकेट x माइनस स्मॉल x। फिर गौर करना, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल Y इज इक्वल टू, हम इस स्मॉल y को उधर लेकर के जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू, अच्छा इनका भी अंदर में मल्टीप्लाई कर दें, गौर से सुनना, dy dx into x, ddx of y into x माइनस ये y उधर जा चुका है तो पॉजिटिव हो चुका है, तो उधर गया तो प्लस y, और बाकी दिस माइनस ddx of y into x, इनको हम एक साथ रख देते हैं। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन हमको दिखने में एक खास टाइप का इक्वेशन नजर आता है, जो ऑलरेडी हम लोग
हाई स्कूल 9th क्लास में ही देख चुके थे। इस पूरे इक्वेशन को अगर देखें तो ये इक्वेशन क्या ऐसा नहीं नजर आ रहा, जैसे लिखा गया हो दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस इतने हिस्से की अगर बात करें तो mx प्लस c, और मुझको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c में m ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता को रिप्रेजेंट करता था, और हम लोग इसी m को tan psi लिखते थे। लिखना दिस इंप्लाइज दैट, यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो y की जगह y है, x की जगह x है, ये पूरा c की जगह है, तो m की जगह कौन है dy dx, यानी जो आपका डेरिवेटिव आ रहा है dy dx, ये आपके लिए m यानी कि प्रवणता यानी ग्रेडियंट का काम करता है, यानी tan psi का काम करता है। दिस इंप्लाइज दैट dy dx is equal to small m is equal to tan psi। tan psi is ये ग्रेडियंट होता है, प्रवणता होती है, is gradient of tangent और अथवा इसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ झुकाव कहा जाता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कैपिटल P, ठीक, dy by dx, इसी को आप प्रवणता कहते हो m, tan psi is the gradient of the tangent और slope, ये आपकी द्वारा खींचे गए स्पर्शी की प्रवणता है, या कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ झुकाव है। चौथा नियम, अगर ऐसा हो जाए कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, गौर करना, अभी तो टेंजेंट साई एंगल बना रही है, इसका मतलब आज की तारीख में m इज इक्वल टू कितना हो गया है tan psi हो गया, यानी dy dx इज इक्वल टू कितना हो गया tan psi। कब? जब आप साई एंगल फॉर्म आउट करते हो। अब हम ये कहने जा रहे हैं कि अगर ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब ये यहां से पास हो इस तरीके से, सोचो जिस दिन टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गई उस दिन हॉरिजॉन्टल के साथ ये पैरेलल लाइन बन चुकी है, और हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल हो गई तो इसके लिए साई इज इक्वल टू कितना हो चुका है 0, एंगल खत्म हो गया 0 डिग्री, और जैसे ही एंगल 0 हुआ tan साई की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। इसका मतलब जिस दिन पर्टिकुलर पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, उस दिन dy dx इज इक्वल टू कितना मिलता है tan 0 यानी कि 0 मिलता है। लिखना if tangent at point capital P is parallel to x axis, अगर पॉइंट कैपिटल P पर खींचा गया टेंजेंट, ये सामने फिगर है, x एक्सिस के पैरेलल टू x एक्सिस, then this angle psi becomes 0, this implies that tan psi is equal to 0, and this implies that, इसका मतलब ये हुआ कि dy dx at that point capital P, अब पॉइंट P यहाँ नहीं, अब पॉइंट P इसको कहते हैं, ये पॉइंट कैपिटल P पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो dy dx at capital P becomes 0, यानी जिस दिन हमको किसी भी लाइन को x एक्सिस के पैरेलल दिखाना है तो dy dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चौथा, इसी के बाद तुरंत फिर नीचे लिखना if, यदि, और अगर यही ऐसा होता है कि अब की बार ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल नहीं बल्कि ये कैसे हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए, तब का हाल देखो, जैसे मान लो ये कर्व दिया गया और इसके पर्टिकुलर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई, और इस बार ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी पर्टिकुलर पॉइंट कैपिटल P पर खींचा गया टेंजेंट आज हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल बना 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साई। ऐसे मामलों में क्या करना, tan साई बराबर कितना हो जाएगा tan 90, और जैसे tan साई बराबर tan 90 हुआ, ये टेंड्स कर गया किसकी तरफ इन्फिनिटी की तरफ, इसका मतलब ये वास्तविकता में कौन था dy dx इज इक्वल टू कितना इन्फिनिटी, जब इसको पलटे अगर तो इसका मतलब हुआ dx dy इज इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी जिस दिन टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा उस दिन dy dx एट पॉइंट P 0 होगा, और जिस दिन टेंजेंट x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उस दिन dx dy इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। लिखना इसी बात को, if tangent is perpendicular to x axis, if tangent is perpendicular to x axis, psi is equal to
90 degree, and this implies that tan psi is equal to dy dx is equal to infinity, and this implies that dx dy is equal to 0. ये रिमार्क लगा लो तुरंत। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट P पर खींचे गए नॉर्मल के बारे में। ये तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया, अब हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काफी सिंपल है, बस एक चीज इसमें गौर करने की बात है। हम लोगों ने ये कहा था कि जो हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, इस टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, सोचो टेंजेंट भी पास कर रहा था जनरल पॉइंट x, y से, इसका मतलब नॉर्मल भी पास कर रहा है जनरल पॉइंट x, y से, और ये जो नॉर्मल है ये टेंजेंट के किस तरह है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब अगर हम कहें कि इसके लिए जो हमने स्लोप निकाला, ग्रेडियंट निकाला m1, तो जाहिर सी बात है ये भी एक लाइन है, इसका भी अपना नॉर्मल, इसका भी अपना ग्रेडियंट होगा, इसका ग्रेडियंट कितना हो गया m2। हम लोग इंटर से इस बात को जानते हैं कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनकी प्रवणताओं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा या इनके ग्रेडियंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा m1 into m2, ये हमेशा -1 आएगा। m1 into m2 is equal to -1। बस इसी बात को आधार बना करके हम लोग नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे। लिखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कैपिटल P। सबसे पहले टेंजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर ऐसा प्रतिबंध लाद करके उसको हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन से बात कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कैपिटल P इज, पॉइंट कैपिटल P पर खींचे गए टेंजेंट का इक्वेशन था कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू ddx ऑफ y into x minus small x। ठीक, यानी दिस इंप्लाइज दैट, हम लोगों ने इसी को मॉडिफाइड किया हुआ था या और सॉल्व सिंपलीफाई किया था, तो ये बना था y is equal to dy dx, बाहर हमारे पास मौजूद था x प्लस स्मॉल y माइनस स्मॉल x into dy dx, ये आ रहा था। ठीक, चूंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, सिंस नॉर्मल ब्रैकेट में लिख देना विद ग्रेडियंट यानी प्रवणता के साथ, विद ग्रेडियंट स्मॉल है। हम ये मान ले रहे हैं कि जो नॉर्मल हमने ये ट्रेस किया हुआ है, इस नॉर्मल के लिए जो प्रवणता है वो कितनी है, स्मॉल m है, क्योंकि उसकी तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं dy dx। अब हम लोग नॉर्मल की प्रवणता को स्मॉल m मान ले रहे हैं। फिगर में हमने दिखाया हुआ है कि टेंजेंट की प्रवणता m1 है, यानी टेंजेंट का जो ग्रेडियंट है वो m1 है और नॉर्मल का ग्रेडियंट m2 है। अब मेन अगर हम अपने इक्वेशन की बात करें तो अपने इक्वेशंस में जो टेंजेंट है उसका ग्रेडियंट dy dx है, तो हम लोग नॉर्मल का ग्रेडियंट केवल और केवल स्मॉल m मान लेते हैं, सिंस नॉर्मल विद ग्रेडियंट स्मॉल m। ठीक, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, चूंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के, therefore ये क्या, सो इसलिए दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल यानी दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 आएगा। सो m into m किसके लिए है, नॉर्मल के लिए ग्रेडियंट है, और अपने दिए गए टेंजेंट के लिए होगा dy dx इज इक्वल टू -1, यानी दिस इंप्लाइज दैट यहां से हमको नॉर्मल के लिए ग्रेडियंट मिल जाता है m इज इक्वल टू माइनस dy dx, सॉरी dx dy, m इज इक्वल टू माइनस dx dy, एंड therefore बस उठा करके इसको यहां पर, अब तक आप यहां पर इस लाइन के इक्वेशन में, पूरा एक लाइन का इक्वेशन है,
लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही थी वो tan साई, वो एंगल साई था, उसके लिए tan साई हमने dy dx रखा। इस लाइन के इक्वेशन में केवल एक चेंजिंग कर दीजिए, जहां आपने ग्रेडियंट टेंजेंट का रखा है वहीं पर ग्रेडियंट नॉर्मल का रख दीजिए, ये पूरा इक्वेशन नॉर्मल का हो जाएगा। Therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बी, इसलिए नॉर्मल का समीकरण होगा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy dx हटाओ, इसकी जगह पर ये रहा माइनस dx dy और ब्रैकेट के अंदर में x माइनस स्मॉल x, ये होता है नॉर्मल का इक्वेशन। एक चीज गौर करो, तो पॉइंट x, y पर एक टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के इक्वेशन में केवल एक फर्क आ रहा है। जब टेंजेंट की बात करें d dx ऑफ y लिखेंगे और जब नॉर्मल की तो माइनस d dy ऑफ x लिखेंगे। और अथवा इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक, इनको इधर ले लेते हैं। तो अगर हम इसको dx से dy नहीं बल्कि dy dx के फॉर्म में लिखना चाहें तब के लिए ये बात, dy dx विद इन ब्रैकेट कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, और सोचो इसको इधर ले आए तो यहाँ पर अभी भी माइनस हो जाए, इसको इधर कर लेते हैं तो प्लस कैपिटल X माइनस स्मॉल x इज इक्वल टू 0। ये रहा, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं पहले टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन लगाने में, उसके बाद फिर हम लोग इनमें से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। प्रॉब्लम नोट करना, प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the tangent find the equation of the tangent and the normal, and the normal, tangent और normal का समीकरण निकालिए at point x1 y1, at point x1 y1, point x1 y1 पर tangent का और normal का इक्वेशन निकालिए to each of the following, to each of the following, to each of the following curves। नीचे जो भी कर्व दिए जा रहे हैं इनमें से हर एक कर्व के लिए टेंजेंट का और नॉर्मल का समीकरण निकालिए। पहला कर्व दिया गया है, पहला कर्व है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पहला कर्व। दूसरा कर्व दिया गया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तीसरा कर्व हमें दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर, चौथा कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। ये चार कर्व दिए गए हैं, बारी बारी इन चारों कर्व के लिए हम लोगों को टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कर्व के साथ, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन, पहला कर्व दिया गया है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि अगर हम टेंजेंट के इक्वेशन की बात करें तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए हमको पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना है x1 y1 पर, इस पर हमको कर्व के लिए ddx ऑफ y की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला काम करते हैं, इस दिए गए कर्व को डिफरेंशिएट करके dy dx निकालते हैं। आए हुए dy dx में ये पॉइंट पुट करते हैं तो वो हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट x1 y1, लिखना इसी बात। differentiating above curve, differentiating above with respect to x, दिए गए इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो कितना मिलेगा, पहले का डिफरेंशिएशन करें
कांस्टेंट 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस इनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हुआ 2y अपॉन बी स्क्वायर, लेकिन y का डिफरेंशिएशन हो गया dy dx, और इधर कांस्टेंट फैक्टर डिफरेंशिएशन 0, 2 को कॉमन करके हटा देते हैं, 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको उस साइड लेकर के जाते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dy dx इज इक्वल टू, ये उस साइड में गया, तो जब ये उस साइड में जाएगा तो माइनस x अपॉन ए स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा है माइनस x अपॉन ए स्क्वायर। अब एक काम करना, b स्क्वायर पे लेके जाए तो ऊपर आ गया b स्क्वायर और y नीचे अपॉन y, ये रहा, तो dy dx इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर x बाई y। ये तो जनरल वैल्यू है, लेकिन हमको जिस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है वो है x1 y1, तो हमको उसी पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव चाहिए, यानी दिस इंप्लाइज दैट dy dx at the point x1 comma y1 is equal to minus b square upon a square x1 upon y1, ये एट दैट पॉइंट x1 y1 पर पहले डेरिवेटिव की आपकी वैल्यू है। इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, लिखना therefore equation of tangent is given by जनरल फार्मूला है आपको कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, तो चूंकि आज की तारीख में पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 दिया गया है तो हम लोग स्मॉल y का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy dx एट द x1 y1, चाहे तो एक बार लिख दें dy dx एट द पॉइंट x1 y1 और into x minus x1, यानी दिस इंप्लाइज दैट y minus y1 is equal to, इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 अपॉन y1 और into x minus x1, नोट करो। बस इसको सिंपलीफाई करना रह गया है, सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान देना a स्क्वायर y1 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले में y का इसमें मल्टीप्लाई होगा, बनेगा a स्क्वायर y1 इंटू y, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर, और इधर वाले हिस्से में इज इक्वल टू b स्क्वायर x1 का अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन का ख्याल करते हुए, ये होगा माइनस b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर x1 स्क्वायर, ठीक, सबको एक तरफ लेते हैं, x और y के टर्म को एक तरफ करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान देना माइनस b स्क्वायर x1 x, इसको आगे करना है इस साइड में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x1 इंटू x, ये रहा, और बाकी ये हिस्सा प्लस a स्क्वायर y1 इंटू y, और इनको उधर लेकर के जाते हैं तो दिस इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो यहाँ पर बनेगा b स्क्वायर x1 और ये उधर आया तो प्लस a स्क्वायर y1, ये अपने पास आया, नोट करो इतना। एक काम हम और करते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर नजर आ रहा है तो पूरे में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ये बनेगा, ध्यान से सुना, बी स्क्वायर से डिवाइड लगा, बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बचेगा x1 अपॉन ए स्क्वायर, तो सुधार के लिखते हैं x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर, पहला प्लस इनका ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बचेगा y1 अपॉन बी स्क्वायर, y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर का हल देख लेना, डिवाइड कर रहे हैं a स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ हल देखना a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा y1 अपॉन बी स्क्वायर, ये सामने आ रहा है। अभी और इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, एक चीज गौर करो,
अगर हम दिए गए कर्व के इक्वेशन को देखें तो दिए गए कर्व का इक्वेशन है x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y सॉरी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई। बस दिस x1 स्क्वायर b स्क्वायर x1 स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ कुछ ऐसा लग रहा है गड़बड़ हुआ है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। a स्क्वायर y1, ठीक है, a स्क्वायर y1 y फिर a स्क्वायर, हाँ ये गलत लिखा गया है, दोनों जगह पर स्क्वायर होना चाहिए ना, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ भी आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। आप सही हैं, ठीक। हाँ इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें जो ये दिया गया है इक्वेशन 1, ठीक, अगर हम दिए गए पॉइंट x1 y1 को यहाँ पर पुट करें, और जाहिर सी बात है हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमको उसी दिए गए पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है। उस दिए गए पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे तो वो पॉइंट लाइन पर यानी टेंजेंट लाइन पर भी होगा और वो पॉइंट इस दिए गए कर्व पर भी मौजूद होगा। जैसे अगर हम इस कर्व को बनाएं, मान लो ये कर्व ये होता, तो हमको इसके एक जनरल पॉइंट इस पर x1 y1 पर टेंजेंट खींचना है, तो x1 y1 टेंजेंट लाइन पर भी मौजूद है और कर्व पर भी, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो उठा के x1 y1 इस इक्वेशन में पुट करो, जब x की जगह x1 रखेंगे बनेगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर यानी y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो ये जो नजर आ रहा है इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, यानी सिंस यहां लिख रहे हैं सिंस पॉइंट x1, y1 लाई ऑन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इसलिए टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो बनेगा x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हुआ पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पर दिए गए कर्व के लिए खींचा गया टेंजेंट। इतना निकालने के बाद अगर आप अपने को एक शॉर्ट ट्रिक से इसको चेक करना होगा कि क्या मेरा इक्वेशन सही है कि नहीं, तो हमको एक काम करना है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का एक सीधा तरीका होता है, ये इंटर में आमतौर पर सिखाया जाता है। तरीका ये होता है कि अगर आपका कर्व दिया गया है, मान लो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2fy ऐसा कुछ दिया गया बराबर 0 करके, या बराबर कुछ भी यहाँ पर लिख दिया गया कांस्टेंट, और इसके लिए आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, x स्क्वायर को दो हिस्से में तोड़ करके लिख देते हैं, यानी इसको लिखेंगे a इंटू x, अभी भी वही बात लिखी गई है ax स्क्वायर प्लस b इंटू y को तोड़ करके लिख देते हैं y इंटू y प्लस h को बाहर रहने दो और 2x को तोड़ करके लिखा जा सकता है x प्लस x प्लस इसी तरीके से f को बाहर रहने दें, इसको लिख सकते हैं y प्लस y और बराबर ये कांस्टेंट एज इट इज। अब एक काम करो, इसके इस दिए गए कर्व पे, ये कर्व का इक्वेशन कुछ नया नहीं है, ये यही पुराना वाला इक्वेशन बस नए तरीके से लिखा गया है। इस पूरे दिए गए कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पर हमको टेंजेंट निकालना है, तो इसमें एक एक x एक एक y को x1 y1 से रिप्लेस कर दो, ये बनेगा a x1 प्लस b y1 प्लस h x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 इज इक्वल टू कांस्टेंट c। ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है। अब इस बेस पे अगर हम इसको देखें तो हमको केवल एक काम करना है, x को रिप्लेस x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे x x में और एक x की जगह पर x1 रखेंगे, तो x x1 अपॉन a स्क्वायर सामने मौजूद है, y को तोड़ो y स्क्वायर को, y इंटू y और एक y की जगह y1 रखो, तो y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया है। अब अगला काम नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। चलिए नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं। लिखना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसी पहले वाले कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 इज डैश, याद है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx dy माइनस dx dy, ठीक, और ब्रैकेट में x माइनस x1। चल वैल्यू पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस y1 इज इक्वल टू, अच्छा पिछली बार माइनस था, अगर हम dy dx की वैल्यू को देखें
तो ये रखा गया था माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन 1, ये था dy dx। अब की बार इसकी वैल्यू रख रहे हैं लेकिन पलट करके रखना है, तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, और इसको पलट के रखेंगे तो ये होगा a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x, यानी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर y1 अपॉन x1, ठीक, और ब्रैकेट के अंदर में x माइनस x1, ये था। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ये लिखा जा सकता है x माइनस x1 इज इक्वल टू, इस पूरे को अभी इधर भेज दो, x माइनस x1 को रोक रहे हैं, इसको पूरा इधर भेज रहे हैं, तो ये हो गया b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1 और इनटू y माइनस y1, ये रहा। और इसको लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से सुनना, b स्क्वायर x1 को नीचे ला रहे हैं, तो ये हो गया x माइनस x1 अपॉन b स्क्वायर x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन a स्क्वायर y1। और एक काम करते हैं, पूरे में a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस दिन हम पूरे में a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइपोथेटिकली सोचना, यहां लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचा a स्क्वायर, तो ये दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर x माइनस x1 अपॉन x1 इज इक्वल टू, यहां सुनना, हम मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर b स्क्वायर से, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर घटा, ऊपर बचा b स्क्वायर, तो ये हुआ b स्क्वायर इनटू y माइनस y1 अपॉन, नीचे बच रहा है अपने पास y1, इसको और सुधार लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर, इसी पर छोड़ सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1, नोट कर लो इसे। दूसरा और तीसरा दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कह सकते हैं पहले की तरह ये दोनों भी लगेंगे, ये दोनों तुम लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है, इसको हम लगा देंगे क्योंकि इसमें हाइपरबोलिक का इस्तेमाल हो सकता है कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आए। कह सकते हैं दूसरा और तीसरा ये होमवर्क है, चौथा हम फिर से लगा दे रहे हैं इसे, यहाँ पर फिर से कहते हैं चौथा हम लगा देते हैं, चौथा। चलो शुरुआत करते हैं। इस दिए गए कर्व को सीधे सीधे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमको dy dx चाहिए एट दैट पॉइंट x1 y1। डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास आएगा d dx ऑफ y इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर आया, हाइपरबोलिक में नेगेटिव का पंगा नहीं होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे sin हाइपरबोलिक, तो a को तो बाहर कर लेते हैं इनटू sin हाइपरबोलिक x by a। अगला काम, अब अंदर वाले x by a को डिफरेंशिएट करो x के लिए, x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ आया इनटू 1 अपॉन a से a कैंसिल आउट, यानी दिस इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू, केवल और केवल अपने पास होगा sin हाइपरबोलिक x1 अपॉन a, ये हमारे पास dy dx आ चुका है। तो सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज डैश, सिंपल सा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, मुश्किल नहीं था, बस केवल हाइपरबोलिक की वजह से इसको लगाते हैं, इज इक्वल टू dy dx एट द पॉइंट x1 y1 इनटू x माइनस x1, यानी ये मेरे पास आया, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस y1 इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x1 अपॉन a इनटू x माइनस x1। चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, चाहो तो और सिंपलीफाई करो, मेरे ख्याल से और ज्यादा करने की नीड नहीं है, इसी पर छोड़ देना। तुरंत इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, एक ही काम करना है, d dx ऑफ d dy ऑफ x चाहिए, और आगे साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव का होना चाहिए, तो यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सिंपल सा बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx dy into x minus x1, and this implies that y minus y1 is equal to, ध्यान देना आगे तो नेगेटिव साइन
और इसका जस्ट अपोजिट कितना लिखा गया, साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन ए, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन ए और इनटू x माइनस x1, बस इसी पर छोड़ देना इसको। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो चुका है, नोट कर। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, find the equation of the tangent and the normal find the equation of the tangent and the normal at the point t, at the point t on the curve। पिछली बार जो भी न्यूमेरिकल थे कार्टेशियन में थे, इस बार जो न्यूमेरिकल है वो पैरामीटर की फॉर्म में है, इसीलिए एट द पॉइंट टी की बात कर रहा है। ठीक, ऑफ द कर्व दिया गया है x इज इक्वल टू a sin qt, y इज इक्वल टू b cos qt। यानी आज हमको कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है इस दिए गए कर्व के लिए आप टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। सिंपल है, बस अपने को dy dx इस बार dy dt अपॉन dx dt के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखना जो दिया गया है पहले उसी की बात कर लेते हैं। गिवन x इज इक्वल टू a sin qt। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहीं से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx dt इज इक्वल टू पहले तो ये हो चुका है 3a sin स्क्वायर t और sin t का डिफरेंशिएशन अपने पास हो जाएगा cos t, तो इनटू cos t। दूसरा देखते हैं, y इज इक्वल टू हमको दिया गया है b cos qt, दिस इंप्लाइज दैट dy dt की बात करें अगर तो dy dt अपने पास आएगा, डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 3b cos स्क्वायर t और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो दिस इज इक्वल टू माइनस sin t। ये हाँ, और अब इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग निकाल लेंगे dy dt, लिख देना, दिस इंप्लाइज दैट, सॉरी dy dx निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट dy dx इज इक्वल टू dy dt डिवाइडेड बाय, हर बार dy dx लिखा है, dy dt डिवाइडेड बाय dx dt इज इक्वल टू माइनस 3b cos स्क्वायर t इंटू sin t होल डिवाइडेड बाय 3a sin स्क्वायर t इंटू cos t। गौर करना 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, cos स्क्वायर ये एक cos t कैंसिल आउट हुआ, sin t इस sin से, तो ऊपर एक cos बचा नीचे एक sin, ऊपर भी बचा नीचे एक, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a और यहाँ पर बचता है cos t अपॉन sin t। ये वैल्यू आती है dy dx की। ठीक, अब अगर हमको आगे चल करके नॉर्मल भी निकालना है तो हम यहीं से dx dy निकाल लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस dx dy निकाल लेते हैं सीधे सीधे, माइनस dx dy इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस माइनस एक तो ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा ये पलटेगा तो ये हो जाएगा a sin t अपॉन b cos t। ये भी हम रख लेते हैं, ये हमको नॉर्मल के इक्वेशन को निकालने में मदद करेगा। तो dy dx आ गया, dx dy आ गया विद नेगेटिव साइन लिखना। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट टी, इस दिए गए पॉइंट टी पर टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy dx विद इन ब्रैकेट x माइनस x1 इनटू, यानी दिस इंप्लाइज दैट, रखते हैं y माइनस y1 को अगर हम देखें तो y1 को एट दैट पॉइंट पर निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट t। ठीक है, कोई बात नहीं, y1 अपने को दिया गया है b cos qt, b cos qt, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy dx, जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, dy dx ये सामने मौजूद है, माइनस b अपॉन a माइनस b अपॉन a cos t अपॉन sin t, cos t अपॉन sin t इनटू x माइनस x1 ये मेरे पास मौजूद है a sin q t, नोट करो, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इंप्लाइज दैट, चलो जितना आसान हो सके उतने आसान तक लेकर जाएंगे, y a sin t को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आता है y a sin t, ठीक, माइनस a इंटू बी यानी कि ab sin t इंटू cos q t इज इक्वल टू, उधर के हिस्से में देखते हैं तो अब इधर ये खत्म हो चुका है, इसका हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी एक्स cos t, यानी माइनस बी एक्स cos t, ये रहा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया अपने पास ab cos t sin q t, cos t sin q t, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, अब एक काम करते हैं, x और y को एक तरफ करते हैं तो x b cos t नेगेटिव में इस लाइन में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास बनेगा x b cos t और y का हिस्सा प्लस y a sin t, ये रहा, इनको उधर लेकर के जाते हैं तो सोचो ये जब उधर जाएगा तो ab sin t cos q t पॉजिटिव हो चुका होगा, दिस इज इक्वल टू ab sin t cos q t प्लस ab cos t sin q t, ये रहा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऊपर का हटा रहे हैं, ध्यान देना कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिसको हम हटा सकते हैं, हम इस पूरे में गौर करें तो cos t sin cos sin और a b हर जगह पर मौजूद नजर आ रहा है, तो हम पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं प्रोडक्ट ab से और sin t से और cos t से, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ab और sin t इंटू cos t, इससे हम पूरे में डिवाइड लगाते हैं, दिमाग में नकल बैठा, पहले तो b से b कट गया कैंसिल आउट, cos से cos कट गया कैंसिल आउट, सोचो b और cos दोनों कट गए, ऊपर केवल बचता है x, नीचे b और cos कट चुके हैं, नीचे बचता है केवल कितना a sin t, यानी x अपॉन a sin t बच रहा है अपने पास, तो ये मेरे पास आ रहा है x अपॉन a sin t प्लस, अगली बात सुनना, a से a कैंसिल आउट हुआ, sin से sin, तो ऊपर a sin t कैंसिल आउट हुआ, नीचे से a sin t कैंसिल आउट, नीचे बचता b cos t, यानी कि y अपॉन b cos t इज इक्वल टू, दूसरी तरफ की बात करें, दूसरी तरफ में देखना, ab से ab कैंसिल आउट, sin t से sin t कैंसिल आउट, एक cos से एक cos कैंसिल आउट, बचा cos स्क्वायर t, दिमाग में रखना cos स्क्वायर t बचा है, ab से ab कैंसिल आउट, cos से cos कैंसिल आउट, sin क्यूब sin t, यानी बचा sin स्क्वायर, तो बचा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, और इसकी वैल्यू होती है, अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन आ चुका है, x अपॉन a sin t प्लस y अपॉन b cos t इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल की, तो नॉर्मल के इक्वेशन की बात करें, हम लोग dx dy यहां पर निकाल चुके हैं, a sin t अपॉन b cos t, सीधे लिखना, आल्सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is y minus y1 is equal to minus dx dy into x minus x1, ये मेरे पास आएगा
y माइनस बी कॉस क्यू टी इज इक्वल टू ए साइन टी अपॉन बी कॉस टी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उल्टा करके ना, x माइनस एक्स वन की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की जगह पर वैल्यू होगी a sin q t। बस इसको तुम लोग अपने हिसाब से सिंपलीफाई कर लेना। और वैसे सिंपलीफाई करने की नीड नहीं, यहीं पर भी एग्जैक्ट पर्टिकुलर मांगे ना तो इसको सिंपलीफाई करना, अदरवाइज ये नॉर्मल का इक्वेशन है और ये जो लिखा गया है ये टेंजेंट का इक्वेशन है, दोनों सामने मौजूद हैं। नोट कर लो। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल जो वीडियो देंगे उसमें और आगे न्यूमेरिकल और आगे थ्योरी की बात फिर करेंगे। फिलहाल इसको इसी पर रोक रहे हैं।